ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए इसको बताइए। ऐसे आप देखिए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है, तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर के संसद में जोरदार तरीके से संग्राम मचता हुआ दिखाई दिया। जहां सरकार ने इस बिल को लेकर के अपना प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर के विरोध करता हुआ नजर आया। लेकिन सदन से एक और नई तस्वीर देखने को मिली, जहां पर अब लोग इस तस्वीर के बाद सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। लेकिन इस दौरान जहां पर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहा था, बहस कर रहा था, तो वही नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी सोते हुए नजर आए। और अब ये जो उनकी तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और इसी के साथ ही जनता ये सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस के नेता जिन राहुल गांधी को लेकर के इतनी बातें करते हुए नजर आते हैं, जब अहम मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है, वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के बिल पेश किया जाता है, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जिनकी एक अहम जिम्मेदारी होते हैं वो अभी संसद में सोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप तस्वीरों और वीडियोस के जरिए देख सकते हैं कि जब विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी सो रहे थे, तो सत्ता पक्ष में मौजूद फिर चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर जो संशोधन बिल पढ़ रहे थे किरण रिजिजू, उन्होंने बकायदा टोका भी कि देखिए कैसे ये सो गए। इसके बावजूद वहां पर हो हल्ला होता रहा और राहुल गांधी की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए इसको बताइए। ऐसे आप देखिए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हैं हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया, तो इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम और इसी के साथ ही कई सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने विरोध किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर बकायदा इस बिल का समर्थन करती हुई कौसर जहां भी नजर आई, तो इसी के साथ ही कंगना रनौत हो या फिर हेमा मालिनी हो, उन्होंने भी इस बिल का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। बात अगर हम बीजेपी की नई सांसद बनी कंगना रनौत की करें, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना रहा कि पूरा देश लंबे समय से इस बिल का इंतजार कर रहा था और हमारी सरकार ये बिल आज सदन में पेश कर चुकी है। सुनिए कंगना रनौत का ये बयान। सारे हिंदुस्तान को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस बिल का, सो वी इंट्रोड्यूस्ड इट टुडे।
गाड़ी में गाड़ी मांग कर रहा था जेपीसी को चला गया, ये भी क्या कहेंगे आप? वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा हर बात का विरोध करता है, यही उनका काम है। वे अच्छी चीजों को भी बुरा बताते हैं। पीएम मोदी ने कई सारी अच्छी स्कीम लेकर के वो आए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि ये सभी चीजें गलत है। सुनिए किस तरीके से विपक्ष पर हेमा मालिनी हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल इसे पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। अभी देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो बातचीत चल रही है अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज़ पे विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है। तो वो अच्छी चीज़ को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज़ उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है। अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितने पिछले 10 साल से। दूसरी ओर बात अगर हम AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी उनकी बात करें तो वो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब मस्जिद दरगाह की जगह होती है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। क्या वे बिल्किस बानो को मेंबर बनाएंगे? ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का अब निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम कोई फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था? एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सीजे अपॉइंट, और 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है। जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया? वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलने पे नहीं हुआ है। इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना
हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ कहां से लाएंगे बताइए। मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान इजाजत लूटने का है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां की बात करें तो उन्होंने बकायदा सरकार के इस फैसले की सराहना की है और इस बिल का समर्थन भी किया है। दरअसल कौसर जहां ने कहा कि यह संशोधन पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक प्रभावशाली कानून बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इस संशोधन के तहत मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। 21वीं सदी की सबसे अहम मांग समय की जरूरत और महिलाओं को शामिल करना है। ऐसे में विपक्ष की आखिर समस्या क्या है? क्या वे महिला विरोधी हैं? साथ ही वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष पहचान होनी चाहिए। अगर कोई विवाद है तो उसका कानूनी समाधान भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड जिम्मेदार और जवाबदेह बनेगा। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इसलिए यह विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिए कौसर जहां का ये बयान। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्फ की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए। कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाह वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है? तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। इसलिए आपको बता दें कि सदन में इस बिल को पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उनका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और मुस्लिम, बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड कानून 2013 संशोधन में वक्फ बोर्ड को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी। तब यूपीए यानी कि कांग्रेस का शासनकाल था। तब से यह लगातार विवादों का केंद्र बना हुआ है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है कि वक्फ या वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का किसी भी व्यक्ति द्वारा दान देना। वक्फ अधिनियम 1995 एक वाकिफ
वो व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता हो। इसको लेकर के तरह तरह की चीजें उठती रही हैं और जिस तरीके से 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा जो शक्तियां और भी ज्यादा वक्फ को दी गई थी, इसको लेकर के समय समय पर विरोध होता रहा है। ऐसे में वक्फ की जो असीमित शक्तियां हैं उसे कम करने के लिए मोदी सरकार ये संशोधन बिल लेकर के आई है। फिलहाल भारी विरोध के बाद इसे अब जेपीसी के पास भी भेज दिया गया है, यानी कि तमाम जो पार्टी के दल हैं इसको लेकर के चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद इस बिल को पास किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।